नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी ईपीएफओ का 7 जुलाई 2024 को, इसका जीएस और कंप्यूटर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ईपीएफओ एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था आपका, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना को भारत सरकार के द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसको 2010 में शुरू किया गया था स्वावलंबन योजना को। अगर हम स्वावलंबन योजना की बात करें तो 2010 के अंदर स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में चालू हुई है। प्रधानमंत्री जन विकास योजना, इसको 2008 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के जो प्रचालन है उसका कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मॉनेटरी कमेटी होती है जिसकी मीटिंग साल में 6 बार होती है, 6 टाइम्स होती है, यानी हर 2 महीने में 1 बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ सरकार को भविष्य निधि लेन देनों में प्राप्त होने वाली धनराशियां लोक लेखों में रखी जाती है। दूसरा है, लोक लेखे से किए जाने वाले सभी संवितरण जो हैं वो संसदीय जो प्राधिकरण है उसके प्राधिकरण में अनिवार्य है, उसी के थ्रू की जा सकती है। तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है, कथन 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो देखिए इसमें बहुत क्लियर है, इसमें दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर आपका सीएफआई की बात करी जा रही है, सीएफआई कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 का पार्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है और आपका आंसर है सी। नेक्स्ट है आपका, भारत के ऑपरेशन संकल्प का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो भारत के ऑपरेशन संकल्प का जो संबंध है वो किया जाता है भारतीय ध्वज वाले वाणिज्य जलयानों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये जो फारस और ओमान की खाड़ी में जो इंडियन कार्गो शिप हैं इनके ऊपर जो हमले होते थे उस हमले से इनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन संकल्प को चालू किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ का गृह मंत्री राज्य अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो संघ का गृह मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। दूसरा, भारत का प्रधानमंत्री सभी आंचलिक परिषदों का अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री सभी आंचलिक परिषद का अध्यक्ष होता है। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, स्टेटमेंट ना ऊपर नीचे कर दिए। जो स्टेटमेंट नीचे आनी चाहिए थी उसको ऊपर कर दिया, जो स्टेटमेंट ऊपर आनी चाहिए थी उसको नीचे कर दिया। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, अरुणाचल, गोवा, मेघालय एंड सिक्किम। तो उपयुक्त में से किन राज्यों की अपनी विधानसभाओं में सदस्य संख्या 60 से कम है? तो सदस्य संख्या 60 से कम किन राज्य के अंदर है, हमें ये देखना है। तो 60 से कम जो सदस्य संख्या है, तो बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सदस्य हैं, ये बात कंफर्म है। ठीक है, बात गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर आपकी 40 विधानसभा सीट हैं। मेघालय के अंदर भी आपकी 60 हैं और सिक्किम के अंदर है आपकी 32। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहें तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये आपके आंसर हैं। तो 2 और 4 यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित विभागों पर विचार करना है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, न्याय विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। तो इसमें देखना है कि ये जो विभाग है कौन से स्वतंत्र विभाग है जो किसी मंत्रालय के अंडर में आते ही नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
देखिए जो आपका एटॉमिक एंड रिसर्च होता है या फिर आपका स्पेस होता है, ये दोनों के दोनों प्रधानमंत्री अपने पास में रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर 3 और 4 है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो एक सांविधिक पद है, और भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो भारत के महान्यायवादी की सहायता करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें से ये देखना है हमें कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आपका सॉलिसिटर जनरल होता है तो ये एक सांविधिक पद है, बिल्कुल ये बात सही है, संवैधानिक नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल जो होता है आपका, वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का एक उद्देश्य है। तो लोगों के लिए गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक औषधियों की कवरेज को बढ़ाना, ग्रामीण लोगों के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण औषधियों की आपूर्ति करना, दुर्गम क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना जहां औषधियों की नियमित आपूर्ति की जा सके, और असंगठित क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के लिए औषधियों की निःशुल्क आपूर्ति करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि उद्देश्य क्या है इसका। तो देखिए इसका सीधा सीधा उद्देश्य लोगों के लिए गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक औषधियों की जो कवरेज है इसको बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। भारत सरकार के संदर्भ में सीमा प्रबंधन विभाग किसके अधीन आता है। जो सीमा प्रबंधन विभाग है वो किसके अंडर में आता है। तो सीमा प्रबंधन विभाग आता है भाई आपके गृह मंत्रालय के अंडर में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किस मामले में स्वविवेक की शक्ति होती है। तो स्वविवेक की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास में किस मामले में हो सकती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, धन विधेयक की अनुमति रोकना, आपातकालीन उद्घोषणा कर देना, या फिर आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ठीक है। तो इसमें स्वयं विवेक कहाँ हो सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसर्न के नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो अपने विवेक से कर सकते हैं, जो कि कह सकते हैं कि जो भी बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर स्वयं विवेक की शक्ति जो है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान्य होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 62। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो देखना है हमें। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि संपूर्ण भारत में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 15 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। 26 जनवरी को सिर्फ कांग्रेस ने बनाया था, तो इसलिए हम ये आंसर ऑप्शन हमारा फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क में भागीदारी देश निम्नलिखित में से कौन से हैं। जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या यूएसए। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे समृद्धि के लिए भारत प्रशांत जो इंडो पैसिफिक जो एरिया है, इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो इसमें आती है भैया आपकी जापान आता है, ठीक है। इसके बाद में इंडोनेशिया आता है और यूएस आता है, यानी 1, 3, 4 आता है। तो कहाँ पर है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है, संविधान अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो कि 106वां संविधान संशोधन है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध किए गए हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध किए गए हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही है, वो हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों सॉरी इसमें क्या होगा, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं करी गई है, ये करी गई है आपकी लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो ये लोकसभा के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करी गई है, ना कि राज्यसभा के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ओनली 1। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें आपका, तो नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से चेनाब नदी की सहायक नदी कौन सी है। चेनाब की सहायक नदी इसमें से कौन सी है, हमें सिर्फ उस पर यहाँ पर विचार करना है, चेनाब की सहायक नदी कौन सी है। तो चेनाब की सहायक नदी एक तो झेलम हो जाएगी,
और एक हो जाएगी रावी। ठीक है, एक झेलम एक रावी, क्योंकि व्यास नदी तो चेनाब में मिलते ही नहीं है। तो 1 और 3 कहाँ पर है आपका, 1 और 3, तो यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा पर्वत शिखर जो है भारत के अंदर स्थित नहीं है, तो वो देखना है हमें। तो धौलागिरी भारत में नहीं है और मकालू भारत के अंदर नहीं है, भारत के बाहर है, यानी 1 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भारत में काली मिट्टी निम्नलिखित में से किससे भरपूर है, किस मतलब काली मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एक तो लोहा पाया जाता है, दूसरा मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी 1 और 3 पाया जाता है। तो यानी आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68, भारत के नए संसद भवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें हाल ही में बारिश होने पर पानी भर गया था, लोग नाव लेके तैरने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर है आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा, नई लोकसभा का रूपांकन थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। नई राज्यसभा का रूपांकन जो राष्ट्रीय पक्षी मयूर पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हैं इसके अंदर। ठीक है, ना तो आपका एक है ना दो, क्योंकि स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर दी, ये स्टेटमेंट नीचे आनी चाहिए थी, ये स्टेटमेंट ऊपर आनी चाहिए थी, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, किसके संदर्भ में मीडिया में सशस्त्र विद्रोह गुट M23 के बारे में बातें की जाती है। तो M23 एक्चुअल में है क्या, वो यहाँ पर बताना है हम लोगों को। M23 क्या है, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो का एक ग्रुप है M23। ठीक है, एक ग्रुप है जो कि आप कह सकते हैं कि M23 बिकम द सेकंड मोस्ट एक्शन नॉन स्टेट आर्म ग्रुप है। ये आपका एक आर्मी ग्रुप है, आर्म ग्रुप है। ठीक है, अपने हाथ में हथियार रखता है, पर ये नॉन स्टेट यानी स्टेट के थ्रू ये संचालित नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा नाम रूप रामागुंडम, सिंदरी और तालचेर के संबंध में समान व्यवस्था रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उर्वरक उत्पादन, यानी फर्टिलाइजर के लिए रामागुंडम, नामरूप, सिंदरी वगैरह ये फेमस हैं। ठीक है, सिंदरी आपका झारखंड के अंदर है, जो कि 1951 में इसको बनाया गया था। तालचेर आपका उड़ीसा के अंदर फर्टिलाइजर है, जिसको 1971 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, अटल टिकरिंग लैब हाई स्कूल के छात्रों के लिए है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्नातक और स्नोत्तर छात्रों के लिए बनाए गए हैं। तो आपके इसके अंदर जो ऑप्शन है वो ए और बी दोनों बिल्कुल सही हैं, जो इसमें बातें बताई जा रही हैं वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सम्मान को युद्ध में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के समान माना जाता है। ठीक है, तो परमवीर चक्र के समान किस टाइप के पद को, मतलब किस टाइप के सम्मान को माना जाता है, तो अशोक चक्र जो है वो अभी समझ लीजिए परमवीर चक्र के समान है। ठीक है, तो युद्ध और शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। और जब शांत चीज़ें जब शांत रहती हैं, ठीक है, पीसफुल टाइम में जो हाईएस्ट आर्मी में अवार्ड दिया जाता है उसको बोलते हैं अशोक चक्र। और परमवीर चक्र जो है युद्ध के समय दिया जाने वाला एक सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित सागरों पर विचार कीजिए, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर या श्वेत सागर। ठीक है, तो इस पर हमें देखना है कि रूसी संघ फेडरेशन की सीमा में कितने सागरों के साथ लगती है। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका दो सागरों के साथ सीमा लगती है। नंबर 1 बाल्टिक सागर और नंबर 2 आपका श्वेत सागर यानी व्हाइट सागर, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन था। तो पहला मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो आंसर है आपका वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में शुरू होता है। ये केरल में शुरू होता है और शिव मंदिर के अंदर जो प्रवेश है उसको लेकर ये शुरू किया जाता है। ठीक है, और 600 दिनों तक ये लगभग सत्याग्रह चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वायकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किन 2 देशों से संबंधित है, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान या भारत श्रीलंका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। मैत्री जो पावर प्रोजेक्ट है ये आपका पसूर रिवर है, इसके ऊपर बनाया जा रहा है। और इसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें 50-50% का जॉइंट वेंचर है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, भारतीय नौसेना के किस प्रयास को मिशन सागर नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है भाई आपका आपदाओं के दौरान पड़ोसी देशों में मानवीय सहायता लेकर पहुंचने का प्रयास करना, यही है आपका मिशन सागर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करना है। ठीक है, तो फिर इसमें देखना है कि कितनों ने अपनी 2 पदावधि पूरी करी है। ठीक है, तो इसमें 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, केवल 2, जिन्होंने अपनी पदावधि पूरी करी है। एक है डॉक्टर राधाकृष्णन, 1952 से 1962 तक इनका चलता है, और दूसरा है मोहम्मद हामिद अंसारी, 2007 से 2017 तक इनका टेन्योर रहता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरबीआई केंद्र सरकार को ऋण की आपूर्ति करता है, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, आरबीआई राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा कथन हमें देखना है सही है? तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरबीआई राज्य सरकारों को लोन वगैरह नहीं देता है। बाकी दोनों सही हैं आपके, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2024 में लेबनान में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरू टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता आपका साथियान ज्ञानशेखरन। ठीक है, जो साथियान ज्ञानशेखरन है, इन्होंने इस बार वर्ल्ड टेबल टेनिस का खिताब अपने नाम करा है। नेक्स्ट है, नाटो के संबंध में कथन देखना है कौन सा सही है। एक तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यूरोप और उत्तर अमेरिका दोनों क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा नाटो का लक्ष्य है। स्वीडन के सदस्य बनने के साथ नाटो के सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 31 हो गई है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो इसके आंसर जो है आपका वो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, कि नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स के अंदर है, और दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि जब से स्वीडन नाटो का सदस्य बना है तब सदस्य देशों की संख्या ना बढ़कर 31 नहीं 32 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है? 32। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। किसी चयन किए गए वाक्य के प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर कैरेक्टर को कौन सा केस, यानी अब आपका ये कंप्यूटर चालू हो गया है, जीएस यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तो यहाँ पर अपर केस कैपिटल के रूप में कौन बदल सकता है? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका अपर। ठीक है, अपर केस आएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। ईमेल का प्रेषक और ईमेल प्राप्तकर्ता दोनों ही ईमेल के क्लाइंट हैं। ईमेल सर्वर किसी विशाल भंडारण क्षमता वाले किसी सर्वर पर परिचालित होने वाले जो प्रक्रम है उससे संयोजन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, वो पीओपी जो आपका वर्जन होता है उस पर होता है, तो क्लाइंट सर्वर पर नहीं काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर जो ईमेल क्लाइंट सर्वर है, ईमेल क्लाइंट सर्वर पर काम करता है, पर ईमेल तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन पर काम करता है। ठीक है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका आंसर पहला तो नहीं है। तो देखना हमें फर्स्ट कहाँ पर है, तो फर्स्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बचा बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एलिमिनेटिंग से हम निकाल सकते थे इसको। नेक्स्ट है आपका, किसी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का प्रमुख कार्य क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस का प्रमुख कार्य क्या हो सकता है? तो कंप्यूटर के आंकड़े यानी डाटा जो है उसको रिकवर करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्नलिखित जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस पर विचार करना है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट एमिटिंग डायोड है। अंकीय संकेतक आपका संसाधित्र यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, और ऑप्टिकल सेंसर। तो इसमें देखना है ऑप्टिकल माउस के कौन से हिस्से होते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है, या ऑप्टिकल सेंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्टिकल सेंसर काम नहीं करता है आपका। ठीक है, माउस के अंदर, यानी तीसरा आपका गलत है, बाकी दोनों आपके सही है, यानी 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रिंटरों पर विचार करना है। डॉक मैट्रिक प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या ड्रोन प्रिंटर। तो इनमें से कितने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालते, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 2। 2 आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 2 आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे, जिसमें
आप इंजेक्ट और लेजर को हम इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। इसमें हमें देखना है मॉडिफायर कीज देखनी है, शिफ्ट ऑल्ट और जो कंट्रोल है आपका, इसमें देखना है कि इसमें मॉडिफायर की कौन सी हो सकती है आपकी। तो इसमें मॉडिफायर की आपकी तीनों की तीनों है, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। तो इसमें कीज पर विचार करना है, एस्केप, इंसर्ट, डिलीट, प्रिंट, स्क्रीन, पाउज एंड टैब, ठीक है। तो इसमें देखना है कि इसमें से कौन सी जो कीज हैं वो प्रायोजन कीज यानी कुंजियों के रूप में एक तरीके से यूज़ करी जा सकती हैं, ठीक है। तो कौन सी यूज़ करी जा सकती हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा केवल तीन ऐसी कुंजियां हैं जो कि यूज़ करी जा सकती हैं। और वो कौन सी हो जाएगी आपकी जो केवल तीन करी जा सकती हैं, तो ये आपकी हो जाएगी प्रिंट, पोज एंड टैब। ये बाद की जो तीन है ये हो सकती हैं, और जो स्टार्टिंग की है ये आपकी कंट्रोल की है, ठीक है। ये क्या है, आपकी कंट्रोल की है। और बाद की जो कुंजियां हैं ये आपकी प्रायोजन कुंजियां के रूप में यानी स्पेशल पर्पस के रूप में यूज़ की जा सकती हैं। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट के बारे में देखना है यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। स्प्रेडशीट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एनेबल द यूजर टू मेंटेन अ वर्कशीट इन विच इंफॉर्मेशन इट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट सेल्स। सेकेंड है आपका ईच सेल इन स्प्रेडशीट कैन कंटेन न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा। और थर्ड है आपका एम एस एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो आपकी स्प्रेडशीट को लेके दिए गए हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मास्क्यूडर्स एज ए यूजफुल प्रोग्राम। तो इसमें देखना है कि किसी भी कंप्यूटर को उसमें चीज़ें डिस्ट्रक्टिव यानी एक तरीके से ख़त्म कर सकता है, पोज कर सकता है, रोक सकता है, बदल सकता है। तो ऐसी क्या चीज़ कर सकता है, तो इसमें ना वायरस का काम करता है, पर इसमें वायरस भी आपका कौन सा होता है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्योरिटी सर्विस। तो इसमें सिक्योरिटी सर्विस देखनी है कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कॉन्फिडेंशियली, ऑथेंटिकेशन या नॉन रिप्यूटेशन, ठीक है। तो इसमें देखना है कि सिक्योरिटी सर्विसेज यहाँ पर कहाँ कहाँ काउंट की जा सकती हैं। तो आपका कॉन्फिडेंशियली और आपको ऑथेंटिकेशन यानी 1 और 2 के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग। देखना है हमें ड्रॉप बॉक्स, सेलफोर्स, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 इसमें देखना है कि इसमें हाउ मैनी आर अबव अप्लाई क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो हम कहेंगे चारों के चारों यूज़ किए जा सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग सेल्फ ड्राइविंग कार, गूगल गो, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, ईमेल स्पैम डिटेक्शन। तो हाउ मैनी ऑफ द अबव आर रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो रियल लाइफ में री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो है वो एक्चुअल में यहाँ किस लिए यूज़ किया जा सकता है, तो इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हम कह सकते हैं कि इसमें हम ऑल फोर सेल्फ ड्राइविंग कार इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी का हम जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल में री इन्फोर्समेंट वाला सीन कर सकते हैं 2, 3, 4 के लिए, यानी हम ओनली 3 कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज इज सेंडिंग मैसेज थ्रू ईमेल। तो ईमेल भेजने के लिए इसमें से हम किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो सीधी सी बात है जब हम ईमेल भेजते हैं तो हम यूज़ करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी SMTP, ठीक है। HTTP का यूज़ कहाँ करते हैं हम, यूजिंग हाइपर टेक्स्ट लिंक जो किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है। TCP जो होता है डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन आपका ऐप और डिवाइस के बीच में, ठीक है, जो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एंड द POP जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है टू स्कैन ईमेल टू जीमेल टू एनी कॉम्पिटिबल मेल क्लाइंट, उसके लिए यूज़ होता है POP, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी।
तो सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी, रैम या प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें देखना फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो जो आपके कैच मेमोरी होती है, ठीक है, ये फास्टेस्ट मेमोरी का एग्जाम्पल है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर वायरलेस लैन। तो वायरलेस लैन के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या यूज होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रूप में यूज किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 802.11। ठीक है, तो ये था आपका यूपीएससी ईपीएफओ का जीएस और कंप्यूटर का सॉल्यूशन। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।